एक नॉवेलिस्ट या उपन्यासकार अपनी कहानी को पन्नों में और शब्दों में कहता है, मगर एक स्क्रीन राइटर अपनी कहानी को पन्नों या शब्दों में नहीं, मिनटों में कहता है। कोई भी कहानी मिनट दर मिनट किस दिशा में जाएगी, कौन सा मोड़ लेगी, ये इस बात पर तय करता है कि स्क्रीन राइटर समय की इस करेंसी का इस्तेमाल किस तरीके से करता है। समय के लिहाज से कहानी को बुनने के जो भी टेक्निक या औजार जिनका इस्तेमाल स्क्रीन राइटर करता है, उनमें से शायद सबसे प्रचलित, सबसे पॉपुलर टेक्निक है 3 एक्ट स्ट्रक्चर, यानी 3 अंकों का ढांचा। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि यह 3 एक्ट स्ट्रक्चर क्या है। कहानी का जो पहला अंक है उसे हम कह सकते हैं शुरुआत, यानी सेटअप। यह दर्शकों को कहानी के किरदारों से इंट्रोड्यूस कराता है, कहानी के लिए बैकग्राउंड या बेस तैयार करता है और कहानी को उस मोड़ पर लाकर खड़ा करता है जहां दर्शक समझ लें कि यह फिल्म किस बारे में है। उन्हें अंदाजा हो जाए कि यहां से आगे कहानी के मुख्य किरदार की यात्रा क्या होगी। इसे अगर आप 5-10 मिनट में दिखाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि कहानी अच्छी तरह से सेटअप ना हो पाए, और अगर आप ये करने में 30-40 मिनट का समय ले लेंगे तो शायद सेटअप कुछ ज्यादा लंबा लग सकता है। मेरा यह मानना है कि अगर आपकी फिल्म 100 मिनट की है तो आप पहले अंक के लिए लगभग 20 मिनट का समय दे सकते हैं, यानी कहानी का पहला 20%। अब आपको कहानी लिखने के पहले से तो नहीं पता होगा कि आपकी फिल्म कितने मिनट की है, इसलिए आप ये मानकर चलें कि आपकी फिल्म 100 मिनट की है और पहला अंक 20 मिनट का होगा। आगे कहानी लिखते वक्त या रीराइट के दौरान अगर समय का अनुमान आपको बदलना पड़े तो उसे बदलने में हिचकिचाएं नहीं। तो चलिए कहानी के पहले एक्ट को कुछ एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। लगान में सबसे पहले हम चंपानेर नाम के एक गांव को देखते हैं। गांव वालों को देखते हैं, भुवन को देखते हैं, अंग्रेजों को देखते हैं। हम देखते हैं कि लंबे समय से गांव में बारिश नहीं हुई है और अंग्रेज इस बार दुगने लगान की मांग कर रहे हैं। हम देखते हैं भुवन किस तरह का इंसान है, कैप्टन रसल किस तरह का इंसान है, और कई महत्वपूर्ण किरदारों को भी हम जानते हैं। फिर कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां कैप्टन रसल भुवन को चुनौती देता है कि अगर वो क्रिकेट में अंग्रेजों को हरा दे तो पूरे प्रांत का 3 साल का लगान माफ हो जाएगा। और फिर भुवन जैसे ही शर्त मंजूर करता है, हम समझ जाते हैं कि यह कहानी लगान से मुक्ति के लिए खेले जाने वाले एक क्रिकेट मैच की कहानी है। यहां पर कहानी का पहला एक्ट पूरा हो जाता है। उसी तरह चक दे इंडिया में जिस समय कबीर खान महिला हॉकी टीम का कोच बन जाता है, उस वक्त हम समझ जाते हैं कि यह कहानी महिला हॉकी वर्ल्ड कप में इंडियन टीम के सफर की कहानी होगी, जिसके माध्यम से कोच कबीर खान अपना खोया हुआ सम्मान हासिल करना चाहता है। उसी तरह शोले में जब जय और वीरू ठाकुर की बात मान लेते हैं तो हम समझ जाते हैं कि शोले गब्बर सिंह को पकड़ने की कहानी होगी। इस तरह पहले अंक के अंत तक दर्शकों के लिए कहानी का सेटअप पूरा हो जाता है। यह भी ध्यान रखें कि पहले अंक के अंत तक कहानी का जॉनरा भी पता चल जाता है। यह साफ हो जाता है कि कहानी हॉरर है, कॉमेडी है, एक्शन है, ड्रामा है या थ्रिलर है। इसके बाद कहानी का मध्य यानी दूसरा अंक शुरू होता है। इसे अंग्रेजी में कन्फ्रंटेशन यानी मुठभेड़ कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दूसरे अंक में कहानी का नायक या नायिका कई मुश्किल परिस्थितियों से, कई कॉन्फ्लिक्ट से मुठभेड़ करते हैं। कहानी का दूसरा अंक काफी लंबा होता है। मेरा मानना है कि कहानी का 65 से 70% हिस्सा दूसरे अंक में या मध्य में होता है। इस दौरान कहानी में लगातार कई उतार चढ़ाव आते हैं और नायक इस अंक में कई तरह की मुसीबतों से जूझता है। उसकी मुश्किलें बढ़ने लगती हैं, नए कॉन्फ्लिक्ट सामने आते हैं। कहानी के बाकी किरदार, उनके सब प्लॉट यानी उपकथाएं एक एक करके सामने आने लगती हैं। कहानी के दायरे में विस्तार होने लगता है। पहले एक्ट में जो कहानी सधी हुई से नजर आ रही थी, दूसरे एक्ट में वही कहानी थोड़ी बिखरती हुई नजर आती है। आप ऐसे मान लीजिए जैसे पहला एक्ट पेड़ का एक तना है और दूसरा एक्ट उस तने से उभरी हुई शाखाएं हैं जो अलग अलग भले ही बढ़ रही हों, लेकिन इन सब की मदद से कहानी एक खूबसूरत पेड़ की तरह नजर आएगी। क्रिकेट की शर्त मानने के बाद भुवन देखता है कि ना गांव के लोग उसके साथ हैं, ना उसके पास क्रिकेट टीम है, ना खेल और उसके नियमों के बारे में उसको कुछ खास समझ है। उसकी यात्रा में हर तरह की मुसीबतें आ रही हैं। इस बीच भुवन और गौरी का अपना सब प्लॉट चल रहा है। भुवन और उसके साथियों को क्रिकेट सिखा रही एलिजाबेथ का अपना सब प्लॉट चल रहा है। इसी के साथ भुवन के ही दल में उसे धोखा देने की नीयत से एक खिलाड़ी जुड़ गया है, उसकी भी कहानी चल रही है। इस तरह अलग अलग कहानियां जो मुख्य तना था उससे निकलकर अलग अलग टहनियों की तरह आगे बढ़ती है। इस मध्य में या दूसरे एक्ट में कहानी काफी मजेदार और दिलचस्प नजर आती है, लेकिन चूंकि दूसरा अंक काफी लंबा, उतार चढ़ाव से भरा हुआ और उलझा हुआ होता है, लेखक के लिए इसे लिखना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा
कि इस अंक में कहानी इतनी ज़्यादा ना उलझ जाए कि दर्शकों को कुछ समझ में ही ना आए, या सब प्लॉट और किरदारों में उलझकर मुख्य कहानी आगे ही ना बढ़े और दर्शक ऊब जाएं, या फिर कहानी इतनी तेजी से भागने लग जाए कि मध्य बहुत जल्दी खत्म हो जाए। दूसरे अंक की घटनाएं एक समय उस पॉइंट पर आकर रुक जाती हैं जहां से लगता है कि अब कहानी का अंत नजदीक आ रहा है। यहां दूसरा अंक समाप्त हो जाता है और तीसरा अंक शुरू हो जाता है। जैसे लगान में 2 दिन का खेल हो चुका है, गांव वाले बहुत बुरी हालत में हैं और ओ पालन हारे वाला गाना गा रहे हैं। हमें पता है कि अगले दिन का खेल जब शुरू होगा तो अब करो या मरो की स्थिति है। शोले में जब जय की मौत हो जाती है और वीरू कहता है गब्बर मैं आ रहा हूं, उसी वक्त हमें पता चल जाता है कि अब करो या मरो की स्थिति आ गई। क्वीन में यूरोप घूमते घूमते रानी काफी हद तक अपने आप को आजाद महसूस करने लगती है, लेकिन विजय उसकी लाइफ में फिर से लौट कर आता है, उसे सॉरी बोलता है और कहता है रानी चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। और हमें पता है कि रानी करो या मरो की स्थिति में है, यानी उसे 2 ऑप्शन में से एक को चुनना पड़ेगा। कहानी का जो तीसरा अंक है उसे कहते हैं समापन या अंत या रेजोल्यूशन। यहां से कहानी फिर से एक सदा हुआ रूप ले लेती है। कहानी में जितने सब प्लॉट्स थे वो यहां पर मिलकर फिर से एक हो जाते हैं और सिचुएशन बिल्कुल सिंपल हो जाती है। लेकिन ये जो सिंप्लिसिटी या सरलता है, ये सिर्फ ढांचे की या स्ट्रक्चर की सरलता है। कहानी में नायक के सामने आ रही समस्याएं कम नहीं हुई हैं, बल्कि वो इस वक्त एकदम एक्सट्रीम पर होती हैं। ऐसा लगता है कि अब इन मुश्किलों का सामना करने के अलावा नायक के पास कोई विकल्प ही नहीं है। इस आखिरी अंक में नायक जिस मुसीबत से गुजरता है और संघर्ष करते हुए या तो जीतता है या हारता है, वो होता है कहानी का क्लाइमैक्स। अगर आप एक्शन फिल्म देख रहे हैं तो कहानी का जो सबसे रोमांचक सीन होगा वो इस आखिरी अंक में होगा। अगर आप कॉमेडी देख रहे हैं तो इस आखिरी अंक में आपको सबसे ज्यादा हंसी आएगी। अगर आप ड्रामा देख रहे हैं तो इस क्षण में आपकी आंखें बाहर आएंगी। अगर आप हॉरर देख रहे हैं तो डर के मारे आपकी हालत खराब हो जाएगी। इसी क्लाइमैक्स के अनुभव से गुजरने के बाद नायक कहानी के अंत तक पहुंचता है। आमतौर पर तीसरा अंक कहानी का 15% हिस्सा होता है। मैं एक बात फिर से आपको बता दूं कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि तीसरे अंक में, जो कि ज्यादातर एक रेलवे स्टेशन पर है, अंत तक हमें इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं है कि राज और सिमरन एक हो जाएंगे। लगान के आखिरी अंक में क्लाइमैक्स के अंत तक हमें नहीं पता कि भुवन की टीम क्रिकेट मैच जीत जाएगी। तो इस तरह आखिरी अंक में कहानी में सरलता तो जरूर आ जाती है, लेकिन हीरो का संघर्ष, नायक नायिका का संघर्ष कम नहीं होता। अब एक बात और जान लें कि ये जो 3 अंक हैं और कहानी में इनका जो हिस्सा मैंने अलग अलग प्रतिशत में बांट कर आपको बताया है, उसे आप किसी फॉर्मूला की तरह नहीं देखें। जब आप अपनी कहानी पर काम कर रहे हैं उस वक्त आप 100 मिनट मानकर या 3 अंक बनाकर काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन आगे चलकर आपको लग सकता है नहीं, शायद आपकी कहानी कुछ ऐसी है कि पहला अंक ज्यादा लंबा होना चाहिए। जैसे कि हम आपके हैं कौन का पहला अंक बहुत लंबा है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। ऐसा नहीं कि आप इस फॉर्मूला से ही अच्छी कहानी लिख पाएंगे, लेकिन आप इन 3 अंकों को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं तो आपको पता जरूर रहेगा कि आपकी कहानी का पहला अंक एक आम फिल्म के मुकाबले लंबा है या आपका दूसरा अंक थोड़ा छोटा है। तो उस पहले या दूसरे अंक पर आप उस हिसाब से काम करके उस पर ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, जिससे कि पहला अंक लंबा होते हुए भी दिलचस्प बना रहे, दूसरा अंक छोटा होते हुए भी कहानी के हिसाब से ठीक लगे। एक बात और, हमारे यहाँ सिनेमा में इंटरवल का जो कॉन्सेप्ट है, इस वजह से हम कहानी को 2 भागों में देखने के आदी हो गए। फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ और बीच में इंटरवल। ये सिनेमा हॉल के बिजनेस के लिए लाई गई व्यवस्था है। मुझे ऐसा लगता है कि एक लेखक के तौर पर आपको कहानी को फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में बांटकर नहीं देखना चाहिए। कहानी को आप हमेशा शुरुआत, मध्य और अंत के तौर पर देखें, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज अगर है तो उसकी शुरुआत हुई होगी और फिर उसका अंत जरूर होगा, और शुरुआत और अंत के बीच में जो समय बीत रहा है वो मध्य है। तो यही बात कहानी पर भी लागू होगी। कहानी की एक शुरुआत होगी, कहानी का अंत होगा, और शुरुआत और अंत के बीच का जो हिस्सा होगा वो मध्य होगा। फिल्म की कहानी पर डिटेल में काम करते वक्त जब आप अपनी कहानी की शुरुआत, मध्य और कहानी के अंत को ध्यान में रखते हैं तो आप स्क्रीन के लिए कहानी कहने की जो करेंसी है, मिनट या समय, उसका सही तरह से उपयोग कर पाएंगे। फिल्म कंपनियों के वेबसाइट पर आपको कई फिल्मों के स्क्रीन प्ले मिलेंगे। उनमें से अपनी पसंद के 2 या 3 स्क्रीन प्ले चुनकर पढ़िए और उनके तीनों एक्ट्स को पहचानने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, 3 एक्ट स्ट्रक्चर कोई फॉर्मूला नहीं है जिसे आप कहानी पर अप्लाई कर दें और आपकी कहानी कमाल हो जाए। 3 एक्ट स्ट्रक्चर कहानी को समझने का बस एक लेंस है। इस लेंस के उपयोग से आप कहानी को बेहतर जान पाएंगे, समझ पाएंगे
और उसको समय में, मिनटों में बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर कर पाएंगे।